रिश्ता 23। इतना टाइम हो गया, मैथिली अभी तक नहीं आई। उसके ना आने से उसके दिल में जो थोड़ी बहुत शांति बची थी वो भी पूरी तरह से खत्म होती महसूस हुई उसे। अपने कमरे में बेचैन होकर वो बाहर आया और हॉल में सोफे पर बैठ गया। उसकी नज़रें दरवाजे पर टिकी हुई थीं। उसे लग रहा था जैसे उसके लिए हर एक पल एक युग की तरह कट रहा था, उस पल का इंतज़ार करते हुए कि वो कब अंदर आएगी। थोड़ी देर में उससे सब्र नहीं हुआ तो उसने अपना फ़ोन निकाला और मैथिली को कॉल किया। उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। विराट को गुस्सा आया और उसने अपना फ़ोन ज़मीन पर पटक दिया। 3 घंटे हो गए, अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई या कोई और प्रॉब्लम है? ये सब सोचकर वो घबरा गया और टेंशन में सीट से खड़ा हो गया। उसने ज़मीन पर गिरा हुआ फ़ोन फिर से उठाया और कबीर को कॉल करने ही वाला था कि तभी दरवाज़ा खोलकर मैथिली अंदर आई। उसे अंदर आते देखकर विराट की पूरी दुनिया मानो उसके सामने थम गई हो। वो एक पल के लिए जड़ सा होकर उसे देखता रहा। तभी उसके पीछे पीछे अंदर आए कबीर ने कहा, सेफ रहना मैथिली, अच्छे से रेस्ट करना। कबीर को देखकर विराट जो स्थिर खड़ा था उसे थोड़ी राहत मिली, पर अंदर ही अंदर उसे बहुत जलन भी हो रही थी। मैथिली के अंदर आते ही कबीर ने उसे सिर हिलाकर विदा ली और चला गया। विराट उसे गहरी नज़र से देख रहा था। उसकी ज़बान तक ढेर सारे सवाल आकर अटक गए थे। उसने देखा कि वो बहुत थकी हुई है और हॉल वाले सोफे पर झुककर बैठ गई तो उसने अपने सवालों को दबा लिया। उसके कपड़े बदले हुए थे, शायद कबीर ने ही खरीद कर दिए होंगे। ये सोचकर विराट का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। उसने उसे सिर से पैर तक स्कैन करने के अंदाज में पूरा जांचा और उसके बाद ही शांत होकर उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। सॉरी सर, मैं आज जहाँ गई थी वहाँ फायर एक्सीडेंट हो गया था। मैं तो डरी गई थी कि कहीं मर ना जाऊं। भगवान का शुक्र है कि कबीर आ गए और बचा लिया। बाल बाल बची हूँ। उसने ये कहकर हल्की सी मुस्कान दी और आंखें बंद कर लीं। उस पर अभी भी उस हादसे का असर था। वो अपनी शरीर की घबराहट को छिपाकर नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी। तुमको बचाया किसने, क्या कहा तुमने? विराट ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। कबीर ने ही सर, अगर वो नहीं होते तो क्या होता मेरा, ये सोचकर भी दिल दहल जाता है मेरा। थैंक गॉड वो सही टाइम पर आकर बचा लिए, मैथिली ने कहा। ओह ग्रेट, ठीक है, तुम थकी होगी, थोड़ा रेस्ट कर लो। मैं जाकर हम दोनों के लिए खाना लेकर आता हूँ। जब वो ये कहकर उठने लगा तो उसने उसे रोका। सर, मैंने ऑलरेडी कबीर के साथ डिनर कर लिया है, आप बस अपने लिए ऑर्डर कर लो। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। उसे अब भूख ही नहीं लगी। भूख भी जैसे खत्म हो गई हो, वो फिर से हॉल वाले सोफे पर बैठ गया और गहरी सांस ली। तभी उसे याद आया कि उसके पैर में चोट लगी थी। वो फिर से उठा और उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मिथु? जी सर, उसने अंदर से आवाज़ लगाई। अंदर आऊं? उसकी तरफ से कुछ सेकंड की चुप्पी थी। उसकी कुछ देर की खामोशी से विराट का चेहरा अचानक उतर गया। उसका हाल जानने के लिए उसने अपनी झिझक को दूर किया और उसे फिर से पुकारा। मिथु? उसकी पुकार पर उसके पास कोई चारा नहीं बचा तो उसने कहा, दरवाज़ा खुला है सर, अंदर आ जाइए। उसने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा। विराट की नज़रें धीरे से बेड पर बैठी मैथिली पर पड़ी। तुम्हारे पैर में चोट लगी थी ना, अब कैसा है? थोड़ा दर्द है सर, ये कहकर उसने अचानक चौंक कर उसे देखा। आपको कैसे पता कि मेरे पैर में चोट लगी है? इस सवाल पर वो एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर संभल गया। मैंने तुम्हें ठीक से नहीं चलते हुए देखा तो गैस किया कि पैर में चोट लगी होगी, विराट ने सच छिपाकर जवाब दिया। उस फायर एक्सीडेंट में मैं गिर गई थी, तब किसी ने मेरे पैर पर चढ़कर कुचल दिया था। क्या? कुचल दिया? वो परेशान हो गया। अचानक वो बेड के पास आया और ज़मीन पर घुटने टेक कर बैठ गया। उसने उसके पैर को अपने हाथों में उठा लिया। उसके शरीर में कंपकंपी छूट गई, पैर में गुदगुदी हुई। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? उसने घबराकर पैर खींचने की कोशिश की, पर उसने उसे अपनी नज़र से रोक दिया। उसके पैर में सूजन देखकर उसने अपने होंठ भींचे। दर्द हो रहा है ना मिथु? उसकी आवाज़ मोरपंख की तरह मुलायम थी। उस आवाज़ पर हैरान होकर मैथिली ने उसका चेहरा देखा। वो उठा और एक बर्तन में गर्म पानी लेकर आया। उसने एक कपड़ा लिया, उसे गर्म पानी में डुबोया और उसके पैर पर धीरे धीरे सेंक देने लगा। उसे बहुत अजीब लग रहा था। अरे नहीं सर, ये सब मत करो, मैं खुद कर लूँगी। उसने उसे टालने की कोशिश की, पर उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जहाँ सूजन ज्यादा थी वहाँ थोड़ा दबाव डालकर सेक देने के बाद उसने उसके गोरे पैर को छोड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे और वो उसे घूर रही थी। आपकी ये हमदर्दी मुझे नहीं चाहिए सर, आप मेरे बॉस हैं, मैं आपके यहाँ काम करने वाली एक साधारण लड़की हूँ। आप मेरे पैर को पकड़कर ऐसे सेंक दें, ये सही नहीं है, उसने भरी आवाज़ में कहा। तभी उसने उसकी तरफ देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो उसे समझ नहीं पाई तो उसने कहा, बॉस और एम्प्लॉई वाली बात को आज से भूल जाते हैं मिथु, हम दोनों अच्छे दोस्त बनने की कोशिश कर सकते हैं ना? वो हैरान थी कि क्या ये आदमी इतने प्यार से भी बात कर सकता है।
उसका हाथ काफी देर तक उसकी तरफ बढ़ा हुआ देखकर उसके मन में सवाल उठा कि क्या वो उससे दोस्ती कर पाएगी। कम ऑन मिथु, हम अभी 1 महीने तक यहीं रहने वाले हैं। मुझे कुछ होगा तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हें कुछ होगा तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, तो हम दोस्त बन जाते हैं, उसने कहा। उसकी बात सुनकर उसका चेहरा थोड़ा साफ हुआ और हल्की मुस्कान के साथ उसने उसका हाथ पकड़कर मिलाया। उसका मुलायम हाथ और उसका मजबूत हाथ एक दूसरे से मिले और उलझ गए। उसकी कोमल उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाने पर उसका दिल भर आया। उसका मन तरस रहा था कि काश ये पल यहीं थम जाए। अगले ही पल अपने मन में उठे इस इंतजार को सोचकर वो चौंक गया। क्या उसे मिथु से अट्रैक्शन हो रहा है? छी छी, ऐसा नहीं हो सकता, नो वे, वो बड़बड़ाया। हाँ, क्या सर? कुछ नहीं, ठीक है, तुम रेस्ट करो, उसने कहा। सर? आपके पैर को अब ठीक लग रहा है? यस, आई एम ओके नाउ। विराट ने उसे एक पल गहराई से देखा और उठ गया। गुड नाइट सर। गुड नाइट मिथु। वो उसके कमरे से बाहर जाने ही वाला था कि तभी उसका फोन धीरे से बजा। उसने फोन उठाया। हाय कबीर, कहते हुए वो बेड पर झुक गई। वो एक पल के लिए कमरे के दरवाजे पर स्थिर खड़ा रहा और अगले ही पल जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, वो तेजी से वहां से बाहर निकल गया। अगले दिन सुबह अपने काम से जुड़ी मीटिंग के लिए विराट और मैथिली समय पर तैयार होकर पेरिस की एक फेमस बिजनेस फर्म की तरफ जा रहे थे। हमेशा की तरह मैथिली कार की खिड़की से बाहर देख रही थी, जबकि विराट की नजरें केवल उसी पर टिकी हुई थीं। मिथु, अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हो? उसने पूछा। उसकी नजरें उसे थोड़ा हीनता से देखकर मुड़ गईं। उसकी नज़र ऐसी थी मानो उसे दोषी ठहरा रही हो कि मेरा फ्यूचर तो तुमने बर्बाद कर दिया और अब फ्यूचर प्लान पूछ रहे हो। एक और शादी कर लो ना मिथु, उसने कहा। क्यों, क्या आप माही से शादी करने वाले हैं? उसने पूछा। माही ने दूसरी शादी कर ली है और वो खुश है, ये बात उससे छिपाकर उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसका चेहरा सख्त हो गया। जरूर सर, अगर मुझे धोखा न देने वाला अच्छा लड़का मिला तो जरूर शादी करूंगी, उसने कड़े स्वर में कहा और अपना चेहरा मोड़ लिया। उसके दूसरी जिंदगी बनाने के भरोसे से उसके मन को थोड़ी राहत मिली। उसी पल अंदर ही अंदर एक नया दर्द भी पैदा हुआ और उसे तड़पाने लगा। रिश्ता 24। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की मीटिंग शानदार तरीके से खत्म होते होते दोपहर हो गई। विराट की सुझावों को वहां काफ़ी सराहना मिली। उन्होंने वहीं लंच किया और फिर विराट उसे अपनी कार में वापस ला रहा था। लगभग आधा काम खत्म हो गया है मिथु, जैसे ही सब कुछ जल्दी से निपटा हम घर के लिए निकल सकते हैं, विराट ने कहा। ओके सर, मैं भी अपने घर जाने का सोच रही हूँ, मेरी बहन की शादी आ रही है, मैथिली ने जवाब दिया। ओह, उस छोटी लड़की की शादी है? उसने हैरानी से पूछा। आपको याद है वो? आपको उसे देखे हुए 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, अब वो बड़ी हो गई है। ये कहते हुए उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? ऐसा कुछ खास नहीं है सर, जो मिलता है वो ले लेती हूँ, उसने कहा। ओह, इंटरेस्टिंग, वो बड़बड़ाया और एक आइसक्रीम पार्लर के सामने कार रोक दी। मिथु, यहीं इंतजार करो, कहकर वो आइसक्रीम पार्लर के अंदर चला गया। मैथिली को उस पल अपने घर की बहुत याद आ रही थी। उसी पल अंदर गए विराट ने देखा कि कई जोड़े साथ में बैठकर आइसक्रीम का मजा ले रहे हैं, तो वो हल्का सा मुस्कुराया। तभी उसकी नज़र थोड़ा दाहिनी तरफ बैठे एक जोड़े पर पड़ी। उसने गौर से देखा तो वो चौंक गया। वो लड़की माही थी। माही के साथ वाला आदमी उसे आइसक्रीम खिला रहा था। ये देखकर उसकी आंखें और ज्यादा खुली रह गईं। शायद ये उसका पति है, ये सोचकर वो उनके पास गया। हाय माही, विराट की आवाज़ सुनकर वो चौंक कर उठी और तुरंत मुस्कुरा दी। हे विवान, व्हाट अ सरप्राइज, माही ने खिलखिलाकर कहा। उसके पास बैठे उसके पति ने भी हैरानी से पूछा, ये वही विवान है? माही ने मुस्कान के साथ कहा, वही विवान यही है। अब विराट की नज़रें सवालिया बनकर माही के पति पर गईं। उन्हें सब कुछ पता है विवान, माही ने कहा। कूल, उसने कहा और माही के पति की तरफ देखकर पूछा, आप कैसे हैं? इस राक्षसी के साथ मैं बहुत अच्छा हूँ, माही के पति अजय ने हंसकर कहा। हे, मैं तुम्हें राक्षसी लगती हूँ? माही ने गुर्राया। उसका जवाब सुनकर विराट के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। आप कैसे हैं विवान? अजय ने पूछा। इतने दिन कैसा था मैं बताना नहीं चाहूँगा, पर अभी इस पल में बहुत खुश हूँ, विराट ने संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। बेबी, तुम्हारी आइसक्रीम खत्म हो गई, बस करो, उंगली मत चाटो, इंतजार करो, मैं तुम्हारे पसंदीदा फ्लेवर की एक और लेकर आता हूँ। अजय ये कहकर दोबारा आइसक्रीम लेने चला गया। माही उसे प्यार से देखती रही। उनके नज़रों की इस लेन देन को देखकर विराट का दिल बिना किसी जलन के खिल उठा। सॉरी माही,
अगर उस दिन मैंने तुम्हारे साथ गुस्से में बर्ताव किया हो, रियली सॉरी। कुछ चीज़ें मैं तुरंत समझ नहीं पाया, पर अब समझ गया हूँ। अब मुझे समझ आया है कि हमारी जिंदगी सिर्फ प्यार नाम के एक चैप्टर के साथ ख़त्म नहीं होती। तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है, विराट ने कहा। वो अचानक उससे गले मिली और फिर छोड़ दिया। आई नो विवान, मुझे तुम्हारे बारे में भी अच्छे से पता है और तुम्हारी अच्छे दिल के बारे में भी। अपनी जिंदगी को जल्दी ठीक करो, अपने घर पर सच बताओ, अपनी पत्नी से बात करो। किस मुंह से उनसे बात करूं? उन्होंने ज़बरदस्ती आत्महत्या करने की कोशिश करके मेरी शादी करवा दी थी, इसलिए मुझे लगा कि तुम मर गई हो। मैं चाहता था कि वो भी उस दर्द को महसूस करें, इसलिए मैंने भी मरने का नाटक किया था। पर यहाँ शुरुआत ही गलत हो गई माही, मैंने गलती कर दी। ओह, क्या बात कर रहा है यार, मैंने कभी तुम्हें इस तरह टूटा हुआ नहीं देखा। हिम्मत से हर चीज़ का सामना करने वाला पुराना विवान कहाँ है? वो 3 साल पहले ही मर गया माही, उसकी आवाज़ भर आ गई। प्लीज़ स्टॉप इट विवान, इसकी वजह मेरी माँ है ना, मैं तुम्हारे घर आकर बात करती हूँ। नहीं, मैंने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। अब जब वो प्यार नहीं रहा तो उनके पास जाऊंगा तो ये मेरे स्वार्थ के लिए उनके पास जाने जैसा होगा। विवान मरा हुआ ही ठीक है माही, उसने कहा। यार तू पागल है क्या? कौन है इस दुनिया में जिसने गलती नहीं की? यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं है विवान। हमने जो गलती की, बस हमें उसे महसूस करना है। मैंने अपनी गलती को बहुत अच्छे से महसूस कर लिया है माही, इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। उफ, तुम्हारी जिद अभी भी नहीं बदली यार, कम से कम अपनी पत्नी से तो बात कर। वो बेचारी है यार, उसका गला रुंध गया। मैं मना नहीं कर रही हूँ विवान, अब आगे तो उसके साथ खुशी से जियो यार। इतने दिन उसके पास रहकर भी, उसे मेरे लिए तड़पते हुए देखकर भी मैं पत्थर दिल बना रहा। तब मेरे मन में बस यही ख्याल था कि मेरी माँ ही मेरे कारण मर गई। उस गिल्ट में मैंने उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। अब अचानक जाकर सॉरी मैथिली, अब हम खुशी से जिएंगे, किस मुंह से कहूँ? उसके एक बूंद आंसू भी मुझे मार डालते हैं माही। आई कांट। उसका चेहरा अचानक मुरझा गया। ओह गॉड, क्या तुम उससे प्यार करते हो? छी, नहीं, उसने इनकार कर दिया। यार, फिर क्यों उसके आंसू तुम्हें मार डालते हैं? हाँ, तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में मुझे अच्छे से पता है। तुम पर कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, तुम बस सिंपल सॉरी कहकर आगे बढ़ जाते हो। तुम किसी के लिए इतना केयर नहीं करते। पर जब मैं तुम्हें उसका दर्द महसूस करते हुए देखती हूँ तो यकीन नहीं होता। उसके बारे में बात करते हुए तुम्हारी आंखें भर आती हैं। तुम वो विवान नहीं रहे, उसने कहा। उसकी कही बात पूरी तरह सच थी। अगर उससे गलती होती है तो वो बस एक सॉरी कहकर आगे बढ़ जाता है। आज वो इतना दर्द क्यों महसूस कर रहा है? उसने मेरी वजह से बहुत तकलीफ झेली है, वो हकलाया। क्या तुम इन 3 सालों में मजे कर रहे थे? नहीं ना? उफ, ठीक है, तुम्हारे स्टाइल में जस्ट से सॉरी और मूव ऑन, उसने कहा। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता माही, क्या वो दूसरों जैसी है? उसने पूछा। माही ने दबी हुई हंसी के साथ देखा। तुम्हारा जवाब तुम्हारे पास है विवान, उसने अर्थपूर्ण तरीके से कहा। हाँ, और तुम्हारा बेटा कहाँ है? छोटा विवान दिखाई नहीं दे रहा। छोटा विवान अपनी दादी के साथ खेल रहा है, इसलिए हम थोड़ा अकेले घूमने आए हैं, उसने कहा। ओके मैडम, आप एंजॉय कीजिए, मैं चलता हूँ, उसने उससे कहा और अलविदा लिया। उसने अजय से भी मिलकर अपने और मैथिली के लिए आइसक्रीम खरीदी और कार की तरफ चलने लगा। उसके मन का बोझ हल्का हो गया था। उस पल उसे महसूस हुआ कि माही ने जिंदगी के सबक में उससे बेहतर फैसला किया है। अगर हमें पसंदीदा जिंदगी नहीं मिली तो मिली हुई जिंदगी को अपने हिसाब से बदल लेना ही हमारे और हमारे आसपास के लोगों के लिए बेहतर है। ये समझते हुए वो अपनी कार में बैठ गया। उसका मन मोरपंख की तरह हल्का हो गया। मिट्ठू, ये लो, कहते हुए उसने उसे एक आइसक्रीम बढ़ाई। अगले ही पल उसने वो आइसक्रीम उसके हाथ से छीन ली और गुस्से को काबू ना कर पाने की वजह से उसके चेहरे पर फेंक दी। उसकी इस हरकत की बिल्कुल उम्मीद न करने वाले विराट के चेहरे पर चारों तरफ आइसक्रीम फैल गई। रिश्ता 25। उसकी इस बदतमीज हरकत पर जो गुस्सा विराट के अंदर पल भर में उठा था, उसे दबाकर उसने मैथिली को घूर कर देखा। अगर उसकी जगह कोई और होता और ये सब करता तो विराट का हाथ कुछ और ही बोलता, पर ये तो मैथू थी, इसलिए उसने अपना गुस्सा पी लिया और उसे तीखी नज़र से देखा। जैसे ही उसने अपना चेहरा ढककर सिसकना शुरू किया, विराट का सारा गुस्सा पल भर में हवा हो गया।
वो क्यों रो रही है, ये समझे बिना विराट परेशान होकर बस उसका चेहरा देखता रहा। दरअसल जब विराट आइसक्रीम लेने गया और बहुत देर तक नहीं लौटा तो मैथिली उसे ढूंढती हुई अंदर आई और वहां विराट को माही के गले लगा हुआ देखकर उसका दिल टूट गया। वो तुरंत वापस कार में आकर बैठ गई। उसका मन अंदर ही अंदर चीख रहा था। उसने भले ही खुद को ये यकीन दिला दिया हो कि उसने विराट को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, पर उसे किसी और लड़की के साथ देखकर मैथिली से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो तड़प उठी। उसी गुस्से में जब विराट ने आइसक्रीम उसकी तरफ बढ़ाई तो उसने पल भर भी सोचे बिना उसे विराट के चेहरे पर फेंक मारा। ऐसा करने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो घबरा गई। निराशा में उसके होंठ सॉरी फुसफुसाए और उसका चेहरा आंसुओं से भर गया। विराट ने अपने हाथ में बची आइसक्रीम उसके पूरे चेहरे पर लगा दी और बोला, सॉरी मैथू, मुझे वापस लौटाने की आदत है। उसकी आवाज़ में जरा भी गुस्सा नहीं था, बल्कि शरारत थी। मैथिली उसे गुस्से भरी निगाहों से जलाकर देखने लगी। उसके गोरे चेहरे से आइसक्रीम टपकनी शुरू हो गई। हे, आइसक्रीम मेरे चेहरे पर फेंकने लायक, आखिर ऐसा क्या गुस्सा आ गया? विराट ने पूछा। मैथिली ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी आंखें सड़क की तरफ कर लीं और चेहरे से आइसक्रीम हटाने की कोशिश करने लगी। उसके गालों और होठों से टपकती आइसक्रीम देखकर विराट का दिल जोर से धड़का। उसी पल उसने उसके दोनों हाथ पकड़े और रोका। नो मैथू, आइसक्रीम वेस्ट मत करो। ये कहकर वो उसके चेहरे के करीब आया और एक हाथ उसके गर्दन के पीछे रखकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसके खिंचाव से मैथिली उसके पास आ गई। विराट की इस हरकत के लिए बिल्कुल तैयार ना होने के कारण मैथिली घबराकर दूर हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो धीरे धीरे उसके करीब आया और उसे चूमना शुरू कर दिया। जब उसने हद पार करनी शुरू की तो मैथिली एकदम से जागी और उसे जोर से धक्का देकर दूर हटा दिया। खुद को खोकर, दुनिया भूलकर, जो उसे सुकून दे रहा था उसके धक्के से चौंक कर वो हड़बड़ा कर उठा। अगली ही पल उसका नाजुक सा हाथ उसके गाल की तरफ तेजी से बढ़ा। धड़ाम की आवाज़ के साथ उसका हाथ उसके गाल से टकराया और वहां एक गहरी चुप्पी छा गई। उसकी गोद से उठकर खड़ी हुई मैथिली का बदन थरथरा रहा था। अब तक ना महसूस हुई भावनाओं के असर से कमज़ोर पड़ गई थी मैथिली। उसका दिल जख्मी हो गया था। अगली ही पल उसने अपना चेहरा ढक लिया और कार के दरवाजे से सटकर रोने लगी। उसे समझ आया कि उसने उसे थप्पड़ मारा है और विराट तुरंत कार से उतरकर बाहर खड़ा हो गया। उसका दिल रेस के घोड़े की तरह धड़क रहा था। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया, सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो होश खोकर उसके करीब चला गया था और उसकी हथेलियां पसीने से भीगने लगीं। शिट शिट डैम इट, कहते हुए उसने अपनी मुट्ठी बांधी और जांघ पर दे मारी। उसने तो नज़दीक जाने या छूने या किस करने का सोचा भी नहीं था। फिर वो कैसे उसके पास भटक गया, रास्ता भटक गया। अब वो उसके बारे में क्या सोचेगी? उसकी डरी हुई हैरान आंखें उसके सामने आईं और उसे खुद पर बेहद गुस्सा आया। क्या वो कोई आवारा लड़का है जिसे लड़की देखते ही गले लगकर बेकाबू होकर किस करे? अपने ही काम से उसका मन खटकने लगा। विराट ने उस दिल को कोसा जो उसे छूते ही पिघल गया था और उस जिस्म को कोसा जो और ज्यादा की चाहत में तड़प रहा था। उसी पल सिसकती हुई मैथिली कार से उतरी और अकेले सड़क पर चलने लगी। उसे कार से उतरकर रोते हुए जाते देखकर उसने खुद को कोसा और उसके पीछे जाकर उसका रास्ता रोक दिया। मैथू, हे, रुक जा, कहकर रास्ता रोकने वाले विराट को उसने नफरत से देखा। तमीज से मेरे रास्ते से हट जाओ विराट, मेरी शक्ल मत देखना अब, बड़े गले से गुर्राकर उसने कहा और उसे पार कर तेजी से आगे बढ़ने लगी। मैथू, मेरी बात सुन, सॉरी यार, गलती से हो गया, अब नहीं होगा ऐसा, कहते हुए वो उसके पीछे तेजी से भागा। उसने उसकी बातों को बिल्कुल भाव नहीं दिया और चलती रही। उस जिद्दी ने फिर उसके आगे आकर उसका रास्ता रोक दिया। आपको एक बार बोलने पर समझ नहीं आता क्या? क्यों बार बार मेरे आगे आकर खड़े हो जाते हैं? आपको देखकर मुझे नफरत हो रही है, प्लीज यहाँ से चले जाइए। कहते कहते एक पल ऐसा आया कि वो फूट फूट कर रोने लगी और उसका दिल उसके आंसुओं से बुरी तरह हिल गया। सॉरी मैथू, अब ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू, प्लीज मेरे साथ चल, भीगी हुई आवाज में उसने फिर उसे बुलाया। उसने नफरत से उसे देखा और सड़क पर उतर गई। उसी पल सड़क पर एक कार तेजी से आ रही थी। मैथिली ने सड़क पर नहीं देखा और विराट को घूरते हुए बीच सड़क पर उतर गई। कहीं वो कार से न टकरा जाए, इस डर से उसका बदन कड़क हो गया और अगले ही पल वो बिजली की तेजी से लपका और उसे पकड़कर दूसरी तरफ सुरक्षित खींच लिया। पागल है क्या तू? सामने से कार आ रही है, दिखता नहीं? वो गरजा और वो उसकी दहाड़ से कांप उठी। उसकी डरी हुई सहमी हुई सूरत देखकर उसके अंदर दर्द की भावना फिर जागी। उसने खुद को संभाला और उसके करीब जाकर मेरे साथ चल, प्यार से बुलाया। उसने मना करते हुए सिर हिलाया और उसका सब्र धीरे धीरे छूटने लगा था। मैथिली, बात मान, जो भी है हम अपने कमरे में जाकर बात कर सकते हैं, प्लीज कार में बैठ, जोर देकर कहा। जिसे देखना भी उसे गवारा नहीं था, उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया और कार में जाकर बैठ गई।
उसके कार में बैठते ही दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर वो भी बैठ गया। उसने उसकी उंगलियों को कांपते हुए देखा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, तो उसे लगाने के लिए वो उसके करीब झुका और उसे लगा कि वो उसे फिर से छूने के लिए करीब आ रहा है, तो वो भड़क उठी। छी, आप इंसान हैं? आइसक्रीम पार्लर में माही को हक कर रहे थे और यहाँ कार के अंदर मुझे छू रहे हैं। आपको जरा भी शर्म नहीं आती? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आप इतने घटिया होंगे। अब अगर आपकी उंगली भी मुझसे ककराई तो मैं खुद को आग लगा दूंगी, उसने कहा, और उसका बदन लोहे की तरह अकड़ गया। उसे लगा कि उसने उसे हवस का पुजारी समझ लिया है और वो अंदर से टूट गया। रिश्ता 26। मैथिली की बातों ने विराट को सुन कर दिया। उसका जिस्म गुस्से से पत्थर जैसा सख्त हो गया। उसे पता था कि अगर उसने पलटकर जवाब दिया तो मैथिली बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने अपना गुस्सा वहीं पी लिया। मैथिली ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि विराट ने चिल्लाते हुए कहा, शट अप मैथू, सीट बेल्ट पहनो। और उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छा गई, जैसे कोई बड़ी दीवार खड़ी हो गई हो। कार चलाते वक्त विराट को एहसास हुआ कि उसका दिमाग मैथिली की तरफ झुकने लगा है। अपनी फीलिंग्स को लिमिट्स क्रॉस करते देख उसने मैथिली की तरफ देखना ही बंद कर दिया। मैथू, तुम 2 दिन में वापस चली जाओ, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। मेरे आने तक तुम गोवा की मेन ब्रांच देखो, मनोज अंकल वहां तुम्हारी हेल्प कर देंगे, विराट ने रूखेपन से कहा। मैथिली हैरान रह गई। बट विराट, कॉल मी सर। विराट की आवाज किसी शेर की दहाड़ जैसी थी। उसने अपने मोम जैसे नरम दिल को फिर से पत्थर बना लिया था। मैथिली डर गई। बट सर, ये प्रोजेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। यस, और उसे मैं हैंडल कर लूंगा। विराट ने बात वहीं खत्म कर दी। कार से उतरकर मैथिली सीधा अपने कमरे में घुस गई। उसका दिल छलनी हो चुका था। जब विराट ने उसे टच किया तो उसका जिस्म जैसे पिघलने लगा था। ये सोचकर ही वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। चाहे कुछ पल के लिए ही सही, वो उसकी बाहों में खो गई थी। और यही सच था। वो दुख और शर्म के बीच झूल रही थी। जब विराट ने उसे खींचा और किस किया तो उसका दिल उसे अपना पति मान रहा था, इसलिए वो उसे धक्का नहीं दे पाई। पर अगले ही पल उसके धोखे याद आ गए। सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का था कि विराट माही के साथ इतना क्लोज होने के बाद उसके पास आने की हिम्मत कैसे कर रहा था। मैं कितनी गिर गई हूँ, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी उसके एक टच ने मुझे कमजोर बना दिया, मैथिली ने खुद से नफरत करते हुए सोचा। रात के 10 बज चुके थे, पर वो कमरे से बाहर नहीं निकली। विराट अपने कमरे में परेशान बैठा था। वो बड़े बड़े फैसले चुटकियों में ले लेता था, पर मैथिली के मामले में वो जीरो था। अगर वो अपनी नफरत भूलकर मुझे एक्सेप्ट कर ले तो दुनिया मेरे कदमों में होगी, उसने सोचा। पर तभी उसके ज़मीर ने कहा, ये कभी नहीं होगा। विराट हॉल में आया और देखा कि मैथिली का कमरा अभी भी बंद है। उसने दरवाज़ा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं आया। वो घबरा गया। उसे डर था कि अगर वो बिना परमिशन अंदर गया तो मैथिली उसे सुनाएगी। पर जब काफ़ी देर तक कोई साउंड नहीं आया तो उसने स्पेयर की निकाली और दरवाज़ा खोला। अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। मैथिली बद पर पड़ी थी। उसने जोर से चिल्लाकर उसका नाम लिया, पर वो नहीं उठी। तभी उसकी नज़र नीचे लटकते हुए मैथिली के हाथ पर पड़ी। उसके हाथ से खून की बूंदें टपक रही थीं और ज़मीन लाल हो चुकी थी। विराट का जिस्म ठंडा पड़ गया, सांसें रुक गईं। वो पूरी तरह टूट गया और पूरे जोर से चीखा, मैथू।